हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आपके क्या कहते हैं, प्रैक्टिस चल रही होगी आपके पॉलिटी की क्वेश्चंस की, हैं? क्योंकि बहुत बेहतरीन से बेहतरीन इनपुट्स कंटेंट आपको दिया जा रहा है और उम्मीद है कि आपके क्या कहते हैं मोस्टली क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसमें आज हमारा जो है पॉलिटी का सेट 5 है और इसमें भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। नहीं तो करते हैं आपका शुरू। सेट 5, सेट 5 का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा कहां से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीआईएल जिसे कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईएल? तो ये हमने ले रखी अमेरिका से, अमेरिका से। ठीक, जनहित याचिका कहां से ली गई है? तो ये ली गई है आपके अमेरिका से। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में इसकी जननी किसे कहा जाता है, जननी या मदर? तो उसकी मदर कहा जाता है आपके पुष्पा, पुष्पा कपिला, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ये यूपी दरोगा में था पिछली भर्ती में क्वेश्चन कि मदर ऑफ पीआईएल जो है वो किसे कहा जाता है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो ये जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी है, इसने भागलपुर जेल में कैदियों की दुर्दशा को लेकर, भागलपुर जेल में कैदियों की जो दुर्दशा थी उसको लेके जो है पहली जनहित याचिका जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। ठीक? तो जो पिटेबल कंडीशंस थी प्रिजनर्स की इन भागलपुर जेल, उससे रिलेटेड थी ये फर्स्ट आपके क्या कहते हैं पीआईएल, एंड इट वाज फाइल्ड इन 1985 इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसको फाइल किया गया था 1985 में। और कौन थे उस समय हमारे चीफ जस्टिस, सीजेआई या चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके पीएन भगवती। तो कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि भाई पहली बार जो आपके पीआईएल फाइल हुई, देन आपके क्या कहते हैं कौन भारत के आपके क्या कहते हैं चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे पीएन भगवती। जननी मैंने आपको बता दी पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इट वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द पिटेबल कंडीशंस ऑफ प्रिजनर्स इन भागलपुर जेल। ठीक, आर्टिकल नंबर आएगा इसका वही 32, अनुच्छेद 32 में आएगा ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल का विचार निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है? द आइडिया ऑफ ऑम्बुड्समैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये जो लोकपाल का जो आइडिया ये स्वीडन से लिया गया है। स्वीडन जिसका दूसरा नाम क्या है, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोला जाता है इसे। तो स्वीडन इज ऑल्सो नॉन एज स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो कई बार एग्जाम में आपके क्या कहते हैं किस तरह से ऑप्शन आ जाता है, स्कैंडिनेवियन। तो जो लोकपाल का जो आपके क्या कहते हैं पद है, पोस्ट है, ये आपके क्या कहते हैं स्वीडन या स्कैंडिनेवियन से लिया गया है। और स्वीडन ने 1809 में इस पद की शुरुआत की थी। तो वहां पे कब आया था लोकपाल? 1809 में। अपने देश में आपको पता ही होगा, इंडिया या भारत में कब आता है ये? 2013 में। ठीक, तो भारत में जो लोकपाल का पद आता है ये 2013 में आता है। और आजकल आपको पता होगा कि प्रदीप कुमार मोहंती, कौन है आजकल हमारे लोकपाल या ऑम्बुड्समैन? प्रदीप कुमार मोहंती। तो ये क्या है, भारत के दूसरे लोकपाल हैं, सेकंड लोकपाल हैं। ठीक, तो लोकपाल का मतलब ये होता है कि जो आपके क्या कहते हैं कंप्लेंट वगैरह होती हैं, उन कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करना। किससे रिलेटेड? मेल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट होती हैं, मेल एडमिनिस्ट्रेशन माने कुशासन या करप्शन से रिलेटेड जो भी शिकायतें होती हैं,
उनको जो है सॉर्ट उनको एड्रेस करता है। ठीक, भारत में जो पहला राज्य था जहां पे लोकपाल आया था ये था महाराष्ट्र। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि भारत में पहला राज्य कौन सा था जहां पे लोकपाल का पद लाया गया, तो ये था आपके महाराष्ट्र 1971 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है, तो ये जो आपके क्या कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से जिसे कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया होगा, वाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर का संविधान, जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान का जनक कौन है? वीमर, या वाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है, जो कि कौन से आर्टिकल में ये अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 352 से लेके 360 के बीच है ये। तो ये भी आप ध्यान रखें, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे संविधान में, इनको जर्मनी के संविधान और वीमर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। आर्टिकल नंबर है इनका 352 से लेके 360, और 3 तरह की होती है ये इमरजेंसी। सबसे पहले मैंने पहले भी बता रखा आपको, पहली होती है आपके कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो है आपके कौन से आर्टिकल में? 352 में, जो कि इंडिया में कितनी बार लागू हुई है? 3 बार लागू या इन्फोर्स हुई है नेशनल इमरजेंसी। दूसरा हो गया आपके प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन 356। और तीसरा हो गया आपके वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, या जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, आर्टिकल 360, जो कि भारत में आपके क्या कहते हैं आज तक जो है कभी भी एनफोर्स नहीं हुई है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा दस्तावेज है जो देश में लोगों और सरकार के पालन के लिए बुनियादी नियम और विनियम निर्धारित करता है, तो क्या कहलाएगा ये डॉक्यूमेंट आपके? ये कहलाएगा संविधान, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, in the Indian Constitution, petitions and bicameral system are influenced from, जो याचिकाएं और द्विसदनीय शासन प्रणाली है ये कहां से ले रखी? तो ये हमने ले रखी है ब्रिटेन से या यूके से। ठीक, और अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के द्वारा आई, तो कौन सा एक्ट का होगा ये? तो ये होगा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, नहीं, इंग्लिश में हो गया आपके मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो बाइकैमेरल का मतलब जो आपके क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा का जो कंसेप्ट है वो यूके से है, और अगर एक्ट की बात आएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा था आपका? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जिसे कहा जाता है। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? ये विलियम पिट जो थे ये आपके क्या कहते हैं कौन था? ये
ब्रिटेन का पीएम था तो उसके नाम पे आया था, जिसमें क्या हुआ, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इस एक्ट के द्वारा जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है इंडिया में, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में इलेक्शन या चुनाव शामिल है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो यह है भाग 15, अनुच्छेद 324 से लेके 329। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया है? तो ये जो रेजिडुअल पावर्स हैं ये कनाडा से ली गई हैं, ठीक, कनाडा के संविधान से। देखो यहां पे अवशिष्ट या जो की टर्म है आपका रेजिडुअल पावर्स, ठीक। तो रेजिडुअल पावर्स का मीनिंग क्या है? यहां पे रेजिडुअल पावर्स का मतलब यह है, जो सब्जेक्ट, जो विषय जो है आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन्हें जो है आपके अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया है। तो कौन से सब्जेक्ट है इसमें? दोज विच आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो उन सब्जेक्ट्स को, उन पावर्स को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है? रेजिडुअल पावर्स या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो रेजिडुअल पावर्स है इंडिया में, ये किसके पास है? सिर्फ एंड सिर्फ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो हमारे संविधान के जो कानूनी सलाहकार थे ये थे आपके BN राव। बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप 7 स्टार मार्क कर लें, 7 स्टार मार्किंग दे दें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल जो थे इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। अध्यक्ष से चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक। और इसके अलावा कानूनी सलाहकार वही आ जाएंगे BN राव, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया गया। BN राव, RAU, ठीक, BN राव। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका गठन कब हुआ था? जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? ये 29 अगस्त 1947 को। तो ये डेट भी याद रखें, कई बार डेट भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजंस ऑफ द यूटीज? हिंदी में है कि संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो कि यूटी या यूनियन टेरिटरी से संबंधित है? तो यह है आपके भाग 8, ठीक, जो कि आर्टिकल 239 से लेके 242 तक है। अनुच्छेद 239 से लेके 242। और आजकल हमारे जो यूटी हैं वो भी 8 ही हैं, ये भी ध्यान रखें। 8 यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और संविधान में भी आपके पार्ट 8। तो ये अपने आप में क्या है? कोइंसिडेंस है, 8 यूटी एंड पार्ट 8। नहीं, वेरी इजी टू रिकॉल। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन वही है, रिपीट हो रहा है। तो यह है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से।
जैसे दिल्ली कब बना है, क्वेश्चन आता है कि दिल्ली एज यूटी कब बना, यूनियन टेरिटरी कब बना, केंद्र शासित प्रदेश, 1 नवंबर 1956। ठीक। और जैसे कि आपको पता होगा कि 1 नवंबर 1956 को जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, भारत में क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जब हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, या जिसे हिंदी में कहते हैं राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पे। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पे जब हुआ था, भाषाई आधार पर हुआ उस समय एट दैट टाइम 14 राज्य, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज हुआ करते थे। ये भी ध्यान रखें, अमंग देम दिल्ली वाज वन ऑफ देम। तो दिल्ली उनमें से क्या हुआ करता था, एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था 1 नवंबर 1956 को। जहां तक स्टेट्स की बात आएगी, राज्य की बात आएगी, तो पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा, पहला राज्य जो भाषा के आधार पे बना था, आंध्र प्रदेश, नहीं? और ये कब बना था, 1953 में। तो भाषा के आधार पे या लैंग्वेज बेसिस पे बनने वाला जो आपका पहला राज्य था, ये कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी आपके कई बार आता है। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स एंड सजेशंस। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें भाई, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत हमें भी एफर्ट डालने पड़ते हैं और उससे हमें भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इन चीजों को करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम अहेड।